बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले लेने का इरादा किया था और अब उन मुश्किल फ़ैसलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो हमने देखा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। IMF, ज़ाहिर है IMF ने शराइत रखी थी और इन शराइत के मुताबिक कुछ फ़ैसले ऐसे करने हैं हुकूमत को कि जिनका बहरहाल हुकूमत पर एक उसके असरात आएंगे। लेकिन फिर हुकूमत ये कहती है और ये समझती है कि बाद में जो मुल्की मईशत है वो बेहतरी की जानिब गामजन होगी। IMF का वफ़द जो है अब वो मुतवक्के है कि वो एक आध दिन में पाकिस्तान पहुँच जाएगा और पाकिस्तान के साथ उसके मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएंगे और IMF के साथ प्रोग्राम भी बहाल होगा। और ज़ाहिर है कि जब IMF के साथ प्रोग्राम बहाल होगा तो फिर बाकी जो आलमी इदारे हैं वो भी पाकिस्तान के साथ चलेंगे। जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी पाकिस्तान की मईशत के लिए कुछ बेहतर इक़दामात हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हमें ख़ुद भी बहुत कुछ करना है। हमें अपने आप को हर लिहाज से मुस्तहकम करना है और ख़ुसूसन माशी लिहाज से। माशी इस्तेहकाम के लिए फिर मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब अब से कुछ अर्सा कबल मुल्क के जो 1/4 हिस्से थे वो डूब गए, सैलाब आया, हमें वहाँ पर उनकी बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए थी और तवज्जो दी जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन तहरीक इंसाफ की शक्ल में उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें छोड़ी, असम्बली को तहलील किया और ज़ाहिर है कि चारों नाचार अब इलेक्शन में दो सूबों को ज़ाहिर है धकेल दिया गया है। ये एक अहम मामला है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ मुसलसल ये भी कहती रही कि इंतखाबात, जो जनरल इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, वो भी करवाए जाएँ। लेकिन हुकूमत ये बात नहीं मानती और हुकूमत कह चुकी है कि वो अपने वक्त के मुताबिक होंगे। एक ऐसी माशी सूरत हाल के अंदर इंतखाबात का माहौल या इंतखाबी मुहिम का माहौल, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक गैर मामूली सूरत हाल इस तरह से भी है कि पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा से सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं वो कम व बेश एक ही तारीख़ में होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। लेकिन ये अब जो सूरत हाल सामने आई है ये अनप्रेसिडेंटेड इसको कहा जा सकता है। इसकी मिसाल बहरहाल कहीं मौजूद नहीं है, तो उस पर भी बात होनी है। लेकिन इसके साथ साथ मुसलसल तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शंस के हवाले से ज़ोर दे रही है। यानी पहले उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी और अब वो इलेक्शन लेने के लिए ज़ोर दे रही हैं कि इलेक्शन की तारीख़ उनको दी जाए। तो कुछ ऐसा लगता है कि उनकी सियासत में भी तज़ादात हैं। और आज उनकी कोर कमेटी ने एक बार फिर एक बड़ा अजीब फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि जिन 33 अज़ला में ज़मीनी इंतखाब का ऐलान हुआ है उसमें इमरान खान ही तमाम जो हल्के हैं उन पर वो उसके उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस मुश्किल सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी आमद हुई है। क्या एक सियासी मंजरनामा होगा, इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेहमान स्टूडियोज़ में ताहिर नईम मलिक, सीनियर तज्ज़ियाकार। ताहिर साहब आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी सना मिर्ज़ा, मोहतरमा सना मिर्ज़ा, आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर जावेद, दुनिया न्यूज़ के लंदन के ब्यूरो चीफ़ हैं और उन्होंने ट्रैवल भी किया मरियम नवाज़ के साथ। अज़हर जावेद, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। फरमाइएगा, एक तो ये सफ़र कैसा रहा और ज़ाहिर है कि एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है मुल्क में, माशी सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। इस हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान आई हैं, आपके ख्याल में क्या उनके प्लान्स हैं और क्या पाकिस्तान की सियासत पर असरात पड़ सकते हैं? बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। सूरत हाल तो जो है आपके सामने है, जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। पहला मुल्क मैंने देखा है जिसमें जो बतौर पाकिस्तानी कुछ लोग ये दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, खुदा न खास्ता, बजाय इसके कि हम अपनी मईशत को बचाने के लिए कोई अपनी इज्तमाही कोशिशें लाएँ। कुछ लोग खुद ही अपने मुल्क को गिराने के लिए इस हद तक गए हैं कि वो तमाम अफवाहें, तमाम चीज़ें, वो सियासी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश होती है कि जिससे इकॉनमी जो है वो गैर मुस्तहकम हो। ये एक बात तो ये। दूसरी बात जो मरियम नवाज़ साहिबा की है, तो तकरीबन 4 महीने उन्होंने लंदन में क़याम किया और इस 4 महीने के दौरान वो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो उनके वालिद भी हैं, पार्टी के कायद भी हैं, उनके साथ उन्होंने गुजारे
और उनके साथ मुलाकात का वहाँ पे भी मौका मिलता रहा। मियां नवाज शरीफ के साथ उनके हमरा बात होती थी। तो तकरीबन 3.5 से 4 महीने उनकी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि एक जो फिनिशिंग होती है किसी प्रोडक्ट की, तो एक सियासी प्रोडक्ट में जो उनको 3.5-4 महीने का जो तजर्बा मिला अपने वालिद के साथ रह के, क्योंकि वो उन तमाम मुलाकातों में शरीक होती थी जो मियां नवाज शरीफ करते थे, जो डायरेक्ट वहाँ पे प्लानिंग हो रही होती थी, जो सलाह मशवरे हो रहे होते थे, चाहे वो मुलाकातें इन पर्सन होती थी या वीडियो कॉल्स के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए। तो उनको जो मेरे ख्याल है 3.5-4 महीने का जो ये एक्सपीरियंस मिला है, तो ये आगे उनकी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत एक अहम जुज़्व होगा उस दौरान। और बल्कि जब उनसे बात भी हुई तो उन्होंने इसको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ करार दिया। मियां नवाज शरीफ के हवाले से जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मरीम नवाज शरीफ साहबा को वापस जाना चाहिए, बल्कि उन्होंने आना था, उनकी कुछ सर्जरी जो एक लास्ट 2 वीक पहले हुई, उसके बाद उनका ऐलान हुआ, तो मियां नवाज शरीफ का उनको भेजने का जो मेन मकसद है वो पार्टी को मुतहरिक करना है। क्योंकि अगर हम देखें टू बी ऑनेस्ट, तो इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अमली तौर पर उसकी पार्टी की कोई एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हुकूमत में होने की वजह से जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, वो उतना वक्त शायद नहीं दे पाते पार्टी को जितनी उसको ज़रूरत है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, वो रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही होती है उनकी, जिसकी वजह से वो मीडिया में जगह उनको मिलती है जो डेली एक्टिविटीज़ की वजह से होनी चाहिए। तो इसी चीज़ का तोड़ करने के लिए, और जैसे कि पहले भी देखा गया कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा क्राउड पुलर भी हैं, उनको ऑन ग्राउंड सपोर्ट भी मिलती है, और जहाँ भी वो जाती हैं, ख़ास तौर पे अगर आपने देखा जो ज़िमनी इंतखाबात हुए या GB के इलेक्शन थे, कश्मीर के इलेक्शन थे, तो उनको मैदान में उतारा गया। तो इसी तजर्बे के बाद उन मियां नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया कि उनको एज चीफ ऑर्गेनाइज़र पार्टी को मुतहरक करने के लिए तंजीम नौ के लिए भेजा जाए। तो इसके लिए मैं जो आपको बैकग्राउंड ये बताऊं कि इसके हवाले से सब पार्टी रहनुमाओं से पहले मशवरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बल्कि इसको सेकंड किया कि बिल्कुल हमें करना चाहिए, एक ज़रूरत है ऑन ग्राउंड हमें एक्टिविटी के लिए, तंजीम नौ के लिए। तमाम दीगर रहनुमा जब उनका यहाँ पे वो आई, पर उन्होंने एमिरेट्स के ज़रिए हम पहले दुबई उतरे, दुबई में एक दिन का क़याम था, उसके बाद अबू धाबी से कल जब वो रवाना हुई तो वो उनसे तकरीबन 2-2.5 घंटे बात होती रही, उनसे काफ़ी इश्यूज़ पे बात हुई। तो वो उनका मेन मकसद ये था कि पार्टी को हमने आगे लेके जाना है, पार्टी की तंजीमें नो करनी है, और वो एक जो खला पैदा हो रहा है सियासी तौर पे उसको पुर करना है। लेकिन जो मुझे सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी, जब जहाज़ से हम बाहर निकले तो सबसे पहले मैं बाहर आया तो जो लोग उनको इस्तकबाल करने के लिए आए थे, तो वो एक जो नेगेटिविटी थी कि शायद चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने की वजह से कुछ सीनियर लोग शायद खुश नहीं है, उसकी एक नफ़ी हुई। जब वो बाहर आए तो सबसे पहले ख्वाजा साद रफ़ीक जो एक बड़ा नाम है मुस्लिम लीग नून के ऑन ग्राउंड वर्क में, वो सबसे आगे हमें अगर देखें तो एक बड़ा वो जो लाहौर की सियासत में भी वो ख़ुद मौजूद थे, उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो पार्टी का एक सबसे मतलब वज़ीर दिफा भी हैं और वज़ीर मतलब एक काफ़ी पुराने साथी हैं, वो मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, राना तनवीर साहब मौजूद थे, आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद थे। तो तमाम बड़ी क़यादत जो थी वो कल मौजूद थी उनके साथ, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। बल्कि बात करते हुए भी उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कि ये हमारे लिए ज़रूरी था कि ये आएँ। तो सफ़र के दौरान भी जो मरीम नवाज साहिबा ने यही बात पे ज़ोर दिया कि मैं किसी के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं आ रही अपनी पार्टी के लिए, बल्कि मैं उनको एज ए असिस्ट करने आ रही हूँ, उनको सपोर्ट करने आ रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, मैं पहले भी जाती रही हूँ, वो तो अब भी आऊँगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। वो अब आएंगी 1 फरवरी को, उनका भावलपुर में पहला जलसा है जिसकी तैयारी हो, उसके बाद 2 महीने वो ऑन ग्राउंड ही होंगे और जलसे जुलूस में आएंगी वो। जी ताहिर साहब, ये इसलिए भी ज़रूरी था कि इमरान खान साहब के लिए खुला मैदान था, लेकिन मुस्लिम लीग नून बहसीयत जमात मैदान के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो हुकूमत में है। हुकूमती वज़रा ज़ाहिर है मसलहतों की बुनियाद पे उस तरह से रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते जैसे एक पार्टी करती है। तो इसलिए भी ये ज़रूरी था कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा आती। सियासी मैदान और सियासी अखाड़ा सजने को है तो जो एसेंस है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की वो कंपटीशन है। तो विदाउट कंपटीशन कोई कॉन्टेस्ट हो नहीं सकता। तो मैं ये समझता हूँ
कि ये हमारा एक अलमिया भी है कि सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो तंजीमी ओहदे अलहदा नहीं होते, और जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं और मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो इनका जो प्लस पॉइंट है, मोहतरमा मरियम नवाज़ का जो प्रोफाइल है उसके अंदर हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। उनकी जदोजहद भी है, कैरिज़मा भी है और स्ट्रगल भी है नामसाइद हालात में। जब बिस्तर मर्ग पे अपनी वालदा को छोड़ के आई, बाप के साथ आई, जेल गई और सिस्टम में वो उन्होंने निज़ाम इंसाफ से और जितने भी वो इस राह में उनकी रुकावटें थीं उनके साथ वो नबर्द आजमा रही। तो हमने देखा कि उनके अंदर मज़ामत भी है, कैरिज़मा भी है, जदोजहद भी है। लेकिन जो पार्टी थी वो गैर फ़ाल हुई थी, और इस दौरान अब ज़रूरत ये है कि इलेक्शन है और मुतहरिक उन्होंने किरदार अदा करना है। तो मैं ये समझता हूँ, और क़यादत की दूरी भी थी पाकिस्तान से, ये सारे फैक्टर ऑल द मोर रीज़न है कि वो पाकिस्तान में आएँ और मुतहरिक किरदार अदा करें। और जो बात ये है, मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ कि वो ये है कि एक होप जनरेट करनी चाहिए। अब जो किसी भी इलेक्शन में जब वोटर और आम आदमी पोलिंग स्टेशन में जाता है तो वो एक होप पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनरेट करनी पड़ती है, एक नैरेटिव देना पड़ता है कि उनका इकोनॉमिक विज़न ये है, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैसे नबर्द आज़मा होंगे, वो मईशत को किस तरह दुरुस्त बुनियादों पे रियासत को इस्तवार करेंगे, वो जो सैलाब में घिरे हुए मुतासरीन हैं उसमें को कैसे रिलीफ वर्क कंटिन्यू करेंगे, क्लाइमेट चेंज के क्या इशूज़ हैं। तो हमारी सियासत बदकिस्मती से अब ये तो बात हो रही है अपोजिशन की जानिब से कि जल्द अज जल्द इंतखाबात का इनेकाद किया जाए, लेकिन नए नारों की, नए बयानिए की और नई होप को जनरेट करने की ज़रूरत है। ये नारे ये भी हो सकते हैं कि मईशत को अहमियत दो, मईशत पर तवज्जो दो और रियासत को सियासत से नुकसान ना पहुँचे। तो ये जो नया बयानिया है ये पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है। सिर्फ़ इंतखाबात का इनेकाद, मसाइल का हल नहीं, इंतखाबात तो होने हैं और इंतखाबात अब जस्ट राउंड दी कॉर्नर है, लेकिन सियासी पार्टियों का काम है कि वो, मेरी तो ये भी ख्वाहिश है, आपने भी जावेद साहब कवर किया है कि अमेरिका में जिस तरह इलेक्शंस होते हैं तो करोड़ों वोटर्स, जो नए वोटर्स होते हैं उनका भी एक सियासी शऊर मज़ीद पुख्ता होता है। एक राउंड ऑफ डिबेट होती है इकॉनमी पे, फॉरेन पॉलिसी पे और स्टेट को जो चैलेंजेस होते हैं। तो ये हमारी जो पर्सन स्पेसिफिक डिबेट है जिसके अंदर नफ़रत है और दूसरे फरीक को उसके सियासी वजूद को तस्लीम ना करना है और इंतहा पसंदी है और एक पोलराइजेशन जिसको हम मज़ीद गहरा करके लोगों को मायूसी के दलदल में धकेल रहे हैं। इसमें जो है होप की ज़रूरत है। सना, आप बताइए कि कितनी इस बात की ज़रूरत है, हम जिस उम्मीद की हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ एक जमात है वो ये कह रही है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ये कहती है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। फिर ज़ाहिर है दहशतगर्दी के वाक़यात का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में वाक़यात बढ़ने लगे। एक ऐसे वक्त में कि जब सियासी क़ुव्वतों को अवाम के साथ, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए था, आपने बहरहाल उनको इलेक्शन में ड्रैग कर दिया। चलें वो तो आइनी और कानूनी मामला है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन एक होप की तो ज़रूरत है। ऐसी सियासी जमातें, ऐसे लीडर्स, ऐसे रहनुमा तो होने चाहिए जो कि एक होप दे सकें इन तमाम मसाइल के दौरान और इनसे निमटने के लिए। लेकिन जावेद, मेरा ख्याल है कि मैं आपके जो दोनों पैनलिस्ट हैं मौजूद, उसकी एक पॉइंट से मैं डिसएग्री करूंगी और वो शायद आपके सवाल से भी कनेक्टेड है कि हमारे यहाँ जो सियासी लीडर्स हैं वो किस प्रोसेस से गुजर के आते हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, उनका सियासी कदकाठ क्या होता है। मैं बड़े अदब के साथ इन दोनों लोगों ने जो मरियम के हवाले से बात की उसमें 2-3 सवाल उठाना चाहूँगी, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मरियम के हवाले से कह रही हूँ, मैं इमरान खान साहब के हवाले से भी यही बात करूँगी, क्योंकि उनकी सियासी स्ट्रगल में उनके दाएं बाएं जो लोग रहे वो हमें अरसे से इक़्तिदार में आने के बाद उनके साथ नज़र नहीं आते। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि आज तक उनके जो स्टेटमेंट्स थे, ख़ास तौर पर मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकालने के बाद, तो हमने उनकी पॉलिसीज़ में, उनके स्टेटमेंट्स में एग्रेशन देखा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनके स्टेटमेंट्स देखे। लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगी कि आया जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं पाकिस्तान के, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, चाहे वो आपके नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड हो, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी सोशल इशू से रिलेटेड हो, मुझे उस पर मरियम खामोश नजर आती है। मुझे नहीं पता कि इकोनॉमी के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है। तो अब इसमें स्टैंडिंग ये है कि मरियम को अगर ये ओहदा दिया गया है तो इसके पीछे क्या मंदरजात हैं? क्या वो बैक एंड पे रहते हुए पार्टी को दोबारा रीस्ट्रक्चर करेंगी?
क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में उनको ये टास्क दिया गया है जब नून लीग अपनी मकबूलियत खो रही है, मुश्किल फैसले कर रही है, इकोनॉमी के लिहाज से कर रही है, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में भी मजीद करेगी। तो एक ऐसे टाइम पर जब नून लीग के हवाले से एक अच्छा परसेप्शन बिल्डअप नहीं हो रहा है वोटर्स में, उस टाइम पर मरियम को वापस लाया जा रहा है। तो क्या वो पार्टी को रीस्ट्रक्चर करेंगी, लोगों को मोबिलाइज करेंगी, वोटर्स को एक्टिवेट करेंगी, या फिर वो फ्रंट पर आएंगी? क्या वो मुस्तकबिल में सीएम या पीएम की कैंडिडेट है? तो मेरा सवाल यह है कि आया उनकी इस पूरी ग्रूमिंग में पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर अदर देन क्रिटिसाइजिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट उनकी क्या पॉलिसीज हैं? फिर अगर मैं जनरली भी बात करूं सियासी लीडरों की, तो आपको भी पता है और हम भी जानते हैं कि सियासी लीडरों के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट की एक अलग पॉलिसी रही है। फिर ये कि हमेशा हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब इख्तिदार में आती हैं तो उनकी पॉलिसीज और स्टेटमेंट्स कुछ और होते हैं, सोच कुछ और होती है, और जब इख्तिदार से बाहर होते हैं तो कुछ और होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ एक बड़ा क्लियर विजन मौजूद नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मरियम जब वापस आ रही हैं तो उनको जो चैलेंजेस दरपेश है, मेरा ख्याल है कि उनको फ्रंट पर आकर बहुत सारी चीज़ों को टेकअप करना चाहिए। मियाँ साहब के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो दो फैमिलीज़ हैं, इसमें पार्टी के अंदर भी रिफ्ट मौजूद है, और ये बात जुबान ज़दे आम भी है कि शायद अंदरूनी तौर पर भी ये ख़ानदान इस रिकग्निशन के ऊपर और इस प्रमोशन के ऊपर एक पेज पर मौजूद नहीं है। लेकिन ये तो हमेशा से उनके ख़ानदान के हवाले से भी ये बात की जाती रही है, और उनकी पार्टी के हवाले से भी बात की जाती रही है। लेकिन हमने देखा है कि वो पार्टी भी नहीं टूटी, और न ही उनके ख़ानदान में कोई उस तरह का ये एक बात तो की जाती है अंदरूनी खाना तक के इख्तिलाफात हैं, लेकिन शरीफ फैमिली की सियासत को समझने वाले या जानने वाले या उन पर नज़र रखने वाले लोग ये बेहतर जानते हैं कि वहाँ पे जो बड़ा होता है उसी का फैसला हतमी होता है। यानी जब उनके वालिद हयात थे तो मियाँ शरीफ साहब का फैसला हतमी होता था, और अब चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब कायम हैं तो उनका फैसला जो है वो हतमी फैसला होता है। मैं चाहूंगा जो आपने सवालात उठाए, मैं अजहर जावेद साहब चूंकि इस बीट को, ये उनकी बीट भी है और कवर भी करते रहे हैं। अजहर जावेद साहब, आपने सुना सना मिर्जा ने जो कहा, आप फरमाइए कि ये बड़े अहम सवालात हैं। एक तो ख़ुद उन्होंने मरियम नवाज साहिबा ने यह कह दिया कि उनका जो फोकस होगा वो पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है उस पर वो फोकस करेंगी। तो क्या उनके पास एजेंडा है इस मुश्किल सूरत हाल के अंदर? देखिए जी, सना बीबी ने बड़े वैलिड क्वेश्चन उठाए हैं और बड़े जिनका लोग पूछते भी हैं और बात भी करना चाहते हैं। मैं इस पे एक थोड़ा सा ये बात आपको अगर मैं लेके जाऊं, मैं 2006 से मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को कवर कर रहा हूँ लंदन से, जब नवाज शरीफ साहब सऊदीया से जलावतनी के बाद लंदन पहुँचे थे। मैंने जो देखा है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है अब तक की, कि जो मुस्लिम लीग नून है उसमें बिल्कुल धड़े होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग हैं, होना भी चाहिए, ये एक हेल्दी चीज़ होती है। जब कोई इशू होता है मुख्तलिफ आवाज़ें उठती हैं। फिर आपने ख़ानदान की बात की, ख़ानदान में भी सारे एक जैसी सोच रखने वाले नहीं होते। लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की टीम है जो, वो उसका कप्तान नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ साहब को जब ज़रूरत होती है कि उन्होंने ज़रा तेज़ खेलना है, T20 की तरह कोई गेम फंस गई है, तो वो चौके छक्के मारने के लिए जो अग्रेशन की बात की सना साहिबा ने, वो मरियम नवाज को आगे करते हैं। वो मरियम नवाज आती हैं, गेम को ज़रा तेज़ करती हैं, खेलती हैं, और जब ज़रा स्टेबिलिटी लानी होती है, चीज़ों को मैच्योर चीज़ें होती हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जो उनके भाई भी हैं, पार्टी के सदर भी हैं, वो उनको आगे करते हैं, वो फिर वो चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये एक बड़ी एक जो एज ए लीडर जो है चलती नवाज शरीफ साहब की के हवाले से है। शहबाज शरीफ साहब अपने जो ये लीडर भी हैं, उनके बड़े भाई भी हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है वो इख्तलाफ भी करते हैं। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने भी कई दफ़ा देखा इन सारे मामलात में, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है, और कई दफ़ा तो उनकी बात मानी भी जाती है शहबाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ साहब अपने भाई की जो तजवीज़ होती है उसके मुताबिक अमल करते हैं। तो लेकिन जो फैसला होता है आखिरी, वो नवाज शरीफ साहब करते हैं, वो जो तमाम साइडों की सुनने के बाद। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने की मरियम नवाज साहिबा की अहलियत के बारे में, या उन्होंने कहा 10 साल से पहले वो कहाँ थी, तो मैं एक अगर देखूं, अगर मैं एक हिस्ट्री के तालिब इल्म के तौर पे या पाकिस्तानी सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, तो मेरा ख्याल है कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने जो पिछले 5-6 साल में जिस तरह फेस किया है, जो इस्टेब्लिशमेंट को फेस किया है, जिस तरह उनके साथ जो सलूक रखा गया बतौर खातून सियासतदान, उनसे बहरहाल पाकिस्तानी सियासत में इतना जुल्म
किसी पे नहीं किया गया। मैं आज भी उस चीज़ का गवाह हूँ। जब एक तो जब उनको पनामा में जो भी हुआ मामला, तो उनको अपने बाप के साथ नाजायज़ तौर पर, एक बाप की कमज़ोरी के तौर पर, एक बच्ची को, बेटी को इस्तेमाल करते हुए उनको पनामा में नत्थी किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा चलाए गए, वो 100-150 पेशियों पे अदालत में पेश होती रही। और फिर सबसे बड़ी बात, जब ये लंदन में थे तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए, जबकि उनकी वालदा बेगम कुलसूम साहिबा बिस्तर मर्ग पे थी, उस वक़्त उनको सज़ा सुनाई गई। और उस मौका पर मैं इस चीज़ का मुझे पता है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है मेरे सामने, नवाज शरीफ साहब ने भी तस्दीक की है इस बात की। और गुज़िश्ता रोज़ मैंने जब जहाज़ में ये बात मरीम नवाज साहिबा ने से पूछी, तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि मियां नवाज शरीफ ने जुलाई 2018 में मरीम नवाज साहिबा को कहा कि आप मेरे साथ पाकिस्तान ना जाएं, आप अपनी वालदा के पास रहें और इस मामले को हम बाद में देखेंगे। लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान जाऊंगी, मुझे गलत सज़ा दी गई है, मैं जाके फेस करूंगी। और आके ना सिर्फ मैं उस जहाज़ में भी था, उस वक्त भी उनके साथ आया। वो जब जहाज़ से उतरी, 4 से 5 हज़ार पुलिस वाले बाहर खड़े थे, जिसमें दूसरे इदारों के लोग भी थे। और जो उनके साथ सलूक हुआ जहाज़ से उतर के, जिस तरह उनको घसीट के दूसरे जहाज़ में बैठा के जो किया गया, और जहाज़ में उतरते हुए अभी मरीम नवाज थी जिन्होंने अपने वाले साहब को कहा कि चलें, आए, मैं आपके आगे चलती हूँ और साथ लेके चलता। तो ये जो करैक्टर है, उसके बाद में उनके साथ सलूक हुआ, जो जिस तरह उनको विक्टिमाइज, अगर आप देखें जो सोशल मीडिया पे जितनी वाहियात या गंदी या जो एक मुहिम चलाई जाती है बतौर खातून सियासतदान, उन पे शायद ही किसी के साथ इस तरह का सलूक हो, लेकिन इसके बावजूद वो उठी हैं। उन्होंने ना सिर्फ पार्टी को मुनज़्ज़म किया, मुतहर्रिक किया है। और आज नवाज शरीफ के बाद अगर कोई क्राउड पुलर है मुस्लिम लीग नून में, तो वो मरीम नवाज है। तो एक क्राइटेरिया जो है, उन्होंने जेल जाके पॉलिटिकल स्ट्रगल करके अपने आप को इस चीज का अहल साबित किया है। जाहिर है वो पार्टी नवाज शरीफ साहब को मिलते हैं, तो इसी तरह ये वोट को भी पुल करेंगी, क्राउड को भी पुल करेंगे। एक और चीज ऐड करूंगा कि पाकिस्तानी सियासत में, जी बिल्कुल, एक और चीज हमें इसका एक खैर मकदम भी करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के बाद बेनज़ीर भुट्टो जब उन्होंने पार्टी के मामला चलाती थी, तो उसके बाद पहली मरीम नवाज खातून है जिसे किसी जमात ने इस अहदे पे बिठाया है चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे। तो एक खवातीन के रोल के हवाले से भी एक नुमाइंदगी दी गई है कि एक खातून को आगे किया गया है, जो एक हमारी पाकिस्तानी खवातीन है, बहनें हैं, बेटी हैं, माएँ, उनके लिए पाकिस्तान की सियासत पॉजिटिवली लिया जाना चाहिए कि एक जमात एक खातून को आगे ला रही है। तो मेरा ख्याल है कि जी जी बिल्कुल जावेद साहब। जी मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाह रही थी अजहर की बात में, कि मेरा मकसद ये नहीं था कि उनका जो करियर है उसमें उन्होंने चंद सालों में वो सब कुछ देख लिया जो लोग शायद अपने करियर के 20 सालों में देखते हैं। मेरा असल मकसद ये था कि जो मरियम को जो ओहदा दिया गया है उसकी प्रोज एंड कॉन्स वाजे नहीं है। की तकरीर अगर सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि मेरा जो फोकस है वो सबसे ज्यादा पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है, बिल्कुल वो उस पर फोकस होना है। जी 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 जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो आपने बात की कि उनको लाने का मकसद क्या है, तो उनको लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पार्टी को मुतहर्रिक किया जाए। पार्टी में जो लोग पार्टी के, जैसे इस वक्त हमें अमलन अगर देखें जो ऑनेस्ट तवजिया होगा कि पार्टी इस वक्त बहुत गैर फ़ाल है। उनका सबसे बड़ा मकसद ही सिर्फ पार्टी को फ़ाल करना है, मुख्तलिफ शहरों में जाके पार्टी के लोगों से मिलना है, वहाँ पे नए लोग लगाने, जहाँ ज़रूरत, जहाँ पुराने हैं वो पुराने काम करेंगे। और एक पार्टी को नैरेटिव का जो नैरेटिव है, जिस तरह वो बोलती हैं, शायद नवाज शरीफ के बाद सिर्फ वो है जो इस तरह खुली तनकीद भी करती हैं, बात भी करती हैं। तो उनका बेसिक मकसद हुकूमत के मामलात में बिल्कुल भी दखल नहीं देना। शहबाज शरीफ साहब के ज़िम्मे वो मामलात हैं, वो उनको चला रहे हैं, जो भी पार्टी पॉलिसी है हुकूमत के लिए वो उस पर देखेंगे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी को आगे लेके जाना है या मुतहर्रिक करना है। दूसरी बात की जो आपने इलेक्शंस जो पहले, तो हमने जो मेरा ख्याल है मुनस अलाई साहब ने जो पहले बात की थी कि उन्हें किसने कहा था कि किसकी तरफ जाना है, तो वही फैक्टर उन इलेक्शंस में भी आप अगर देखें मुतनाज़ा फैक्टर, आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया है, ये बहुत दुरुस्त तरफ इशारा किया है। इल्जाम लगता है कि उन 16 सीटों में भी दिलाने में किसी का हाथ था। जीबी के इलेक्शन में भी किसी का हाथ था, कोई इलेक्शन वो मैनूवर हुआ। तो वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन थे, मुतनाज़ा सूरत हाल थी, मुतनाज़ा चीज़ें थी, क्योंकि खुद जो हमारे साबिक़ चीफ हैं उन्होंने खुद कहा कि हमने इस डेट को फैसला किया कि हम जो है वो गैर जानबदार हैं या हम न्यूट्रल हो गए हैं। उससे पहले या उसके बाद फिर भी आप देखते रहे हैं कि जो फैक्टर्स थे
जिसकी वजह से मामला यहाँ तक पहुंचे। तो उस इलेक्शन में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक हुई थी, लेकिन सीटें बहरहाल किसी वजह से कहाँ फैसले हुए, कहाँ पे किए गए, उस वजह से वो चीजें चलें ठीक है, तैयार नहीं मलिक साहब, रिजल्ट नहीं आ सका। लेकिन वो पूरा एक इंतजाम था ना जिसके तहत हुकूमत बनाई गई थी। इंतजाम इंतखाबात होते हैं, लेकिन देखें कुछ चीज़ें तस्लीम करने का ये वक्त है कि जब पिछले जो गुज़श्ता इंतखाबात थे 2018 के, वो उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म नायल हुए, उनके बहुत सारे जो की कैबिनेट मेंबर से तौहीन अदालत पे नायल हुए, बहुत सारों को सज़ा हुई और केसेस बना के उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जब इन्होंने मज़ामत का रास्ता अपनाया, वोट को इज़्ज़त दो, और वो मज़ामत के इन्होंने बयानिया तरतीब दिया, तो पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो PMLN थी। फिर तहरीक इंसाफ के दौर में जो बाई इलेक्शन पंजाब में हुए, डस्का के आप देख लें, वहाँ भी PMLN कामयाब हुई। तो ये एक फैक्टर होता है, सिर्फ इसके अंदर कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। और पाकिस्तानी वोटर अब हुकूमत किसकी है उससे उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा सियासत का असूल है कि माजी में रह के नहीं होती, दस्तयाब हालात में होती है, अपना रास्ता निकालती है। दस्तयाब हालात भी बदल गए हैं, माजी के जो कंडीशन थी, सरकमस्टांसेस थे, वो भी बदल गए। जहाँ तक ये बात है कि अब पार्टी की भी मैं समझता हूँ ज़्यादती है कि एक खातून मोहतरमा मरियम नवाज से एक्सपेक्ट करें कि हुकूमत की कारकर्दगी भी उसके लिए सपोर्टिव ना हो, तंजीमें गैर फाल भी हों, वो सारा बोझ एक नहती लड़की के ऊपर आप और क़यादत की भी दूरी हो मुल्क से। तो ये जो टास्क है, ये टास्क तो गैर हकीकी है। और जहाँ तक अज़हर जावेद साहब कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि इस कम उम्री में 2 दफ़ा 12 अक्टूबर 1999 और इस दफ़ा 2017 में मोहतरमा मरियम नवाज़ और कलसूम नवाज़ ने नामसाइद हालात देखे, ज़ाती अलमिये भी हुए। लेकिन मैं इनको पाकिस्तान की तारीख बताना चाहता हूँ जिसमें बेगम नसीम वली, मोहतरमा फातिमा जना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी इससे वर्स्ट हालात देखे, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। और साउथ एशिया में जो ख़वातीन हैं, ये पूरा जनूबी एशिया ख़वातीन के लिहाज से पसमानदा, आगे बढ़ने के उनको मौके नहीं देते। लेकिन श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ ख़वातीन ने जो जदोजहद की है सियासी, वो बाकी मुल्कों में उस तरह हमें डेवलप वर्ल्ड में भी नहीं नज़र आती। तो मेरा ये कहना है कि इस दफ़ा जो बात सना मिर्ज़ा ने की है वो बड़ी एक फ़िक्र अंगेज़ है। वो ये है, नए नारे देने होंगे और नया मैनिफेस्टो। अब तक जो इनका ये तजिया था वो ये था कि हमें उनका एग्रेशन और मज़ामत तो दिखाई दे रहा है, देता रहा है माजी में, लेकिन उनको उनका एक माशी फ़लसफ़ा होना चाहिए, वो मईशत के ऊपर माशी प्लान होने चाहिए। और दूसरा ये है कि जो रियासत को ख़तरात लाक हैं, क्लाइमेट चेंज से लेके दहशत गर्दी और ख़ारजा पॉलिसी, इसके ऊपर इनकी पार्टी को चाहिए कि एक बयानियाँ दें और मोहतरमा मरियम नवाज़ उसको लेके अवाम में मकबूल बनाएं। मसलन 1.5 करोड़ नया वोटर ऐड हुआ है, आपकी तंजीमों में कोई 50 से कम उम्र बंदा ही नहीं, जो आपने जो लोग लगाए हैं यूथ से आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे। आपने 3 महीने के लिए भी जो निगरान वज़ीर बनाए हैं, कोई आम बंदा, आम पाकिस्तानी 3 महीने के लिए वज़ीर नहीं बन सकता। कोई किसी का रिश्तेदार है, बाप है, बेटा है। तो नए खून को और नए जो नैरेटिव की जिसकी ज़रूरत है उसके लिए यूथ एंगेजमेंट और सोशल मीडिया के जदीद ज़राए और नैरेटिव बिल्डिंग, ये सब चीज़ें गैर रवायती हैं। तो मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, ये रवायती तरीके से तो सियासत करती रही है। और मरियम नवाज़ में ये पोटेंशल है कि वो नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें ले इंट्रोड्यूस करा सकती हैं। तो अब जो माशरे में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उनका अदराक करना होगा और उसके साथ हिकमत अमली बनानी होगी। अब ये नहीं हो सकता कि आप ये चीज़ें तस्लीम ना करें। अभी हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी एक तकरीब में कहा कि हमसे ये गलतियाँ हुई जिसका मैं नुकसान, मसलन एक गलती मैं आपको ये बताऊँ कि जो बाय इलेक्शन में हमने टिकट दिए नून लीग ने और उन लोगों को दिए जिन्होंने सियासी वफादारियाँ तब्दील की, वो हालात का जबर कहें कुछ कहें, और आपके ने अपने लोग जो आपके साथ स्टेड फास्टली खड़े रहे उनको आपने इग्नोर किया और उन्हें कहा उन्हें सपोर्ट किए, ना उन्होंने सपोर्ट किया और ना वोटर्स ने उनको के ऊपर एतमाद किया।
तो ये है कि कुछ चीज़ों को लेना जिसकी वो पड़ेगा। एक दलील ये भी देते हैं कि उनके साथ कुछ वादे किए गए थे, उन्होंने कहा कि ये ज़िमनी में ही इनको निपटा दो, ज़िमनी में निपटा दो, जब आम इंतखाबात आएंगे तो शायद अपने लोगों को वो वोट देंगे। और मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों को ये समझना भी चाहिए कि अपने जो लॉयल लोग हैं वो उनको वोट दें। अच्छा, बयानिए की जब बात हो रही थी अजहर जावेद साहब, तो हम अब सवाल यही उठा रहे थे कि मरियम नवाज साहिबा के पास आपके ख्याल में अब क्या बयानिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी भी जो सियासत थी तो वो जिसकी हम बात कर रहे थे, एक बड़ा जारहाना बयानिया लेके चलती थी। जो पहले अपोजिशन में रहते हुए एक बयानिया था वो तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अब इमरान खान एक बयानिया लेके चल रहे हैं। लेकिन आपके ख्याल में वो किस बयानिया के साथ चल सकती हैं? वो इंतज़ाम कि जिस इंतज़ाम के तहत और जिस इंतज़ाम के ज़ेर साया साबिका हुकूमत लाई गई थी और पूरा एक प्लान बनाया गया था, शायद अपने बयानिए में वो उसको टारगेट करेंगी? जी जावेद साहब, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो अभी जो मेरे दोस्त ने बात की कि जो मरियम नवाज़ मुआशी विजन नहीं दे सकती अभी, वो क्लाइमेट चेंज पे अभी विजन नहीं दे सकती, इंटरनेशनली नहीं दे सकती, क्योंकि ये उनकी डोमेन नहीं है। उसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं, एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मौजूद हैं, जो उनकी पार्टी के इन तमाम मामला को देखते हैं, मईशत पे एहसन इकबाल और दूसरे। उनका जो इस वक्त काम है वो सिर्फ जो उनको डोमेन दी गई है वो पॉलिटिकल है, जो उनको पॉलिटिकली अपने आप को एक्टिव करना है, लोगों को एक्टिव करना है। जब एक जगह आप जाएंगे ही नहीं, एक आपकी कंस्टिट्यूंसी है, वहां पे आपका कोई लीडर गया ही नहीं 2-4 साल से, तो लोग तो इनएक्टिव होंगे। यही मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है पिछले 4-5 साल में। मुझे बताएं कि कौन सा PMLN का मेन लीडर है वो किसी जगह पे जाके जहाँ पे उसने कोई जलसा किया हो, कोई साहिवाल गया हो, कोई मुल्तान गया हो, कोई पेशावर गया हो, या किसी बड़े शहर में जाके लोगों को इंगेज करने की कोशिश की हो। इसी चीज़ का फीडबैक जो है वो मिला था मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि एक बड़ा लीडर जो है वो उन लोगों के पास जाए, उनको जाके बताए कि उनके साथ हुआ क्या है। बयानिया यही है जो कि नवाज शरीफ की और उनकी फैमिली को पनामा के नाम पे टारगेट किया गया। क्या शहबाज शरीफ साहब को जेल में नहीं रखा गया? क्या 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को नाअहल करके जेल में डाल के वो इलेक्शन रिग नहीं हुए? क्या जनूबी पंजाब के जो कुछ हुआ वहाँ पे जिस तरह कैंडिडेट चेंज हुए, क्या हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि हम उसको भूल जाएं? क्या ये बयानिया नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा को जेल में रख के उनके साथ जो जो मुश्किलात या मसाइल हुई, क्या ये बयानिया नहीं? क्या वो ये नहीं बता सकती कि किस तरह उनके साथ जुल्म किया जो साबिक लोग थे, जो इदारों में बैठे हुए थे, अपनी ज़ात के गिर्द जिन्होंने इदारों को घुमाया? क्या वो ये नहीं बता सकती कि क्या क्या उनको ऑफरें होती रही और किस तरह जो मामलात हुए? बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है मुस्लिम लीग नून के पास। बात यह है कि बोलने वाला होना चाहिए जिसकी लोग आवाज़ सुने। या तो वो नवाज शरीफ साहब बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, या मरियम नवाज साहब बोलेंगी, या फिर शहबाज शरीफ साहब बोलेंगे। तो इस वक्त जो सबसे अहम या जो डिलीवरी कर सकता है इस बयानिए को जो है मामलात की, वो मरियम नवाज है। तो पहले मरहले में मरियम नवाज साहिबा को ग्राउंड में उतारा गया है, वो मुख्तलिफ शहरों में जाएंगी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगी। ये अगला 1.5 महीना उनका ये समझ लें कि रोड्स पे ही है, वो कई शहरों में 2-2 दिन भी क़याम करेंगी। उनका ये प्लान है कि और लोगों को एंगेज करेंगी। उसके बाद अगले मरहले में मियाँ नवाज शरीफ की वापसी है, बड़े करीब हैं वो, और मेन लोगों को मुतहर्रिक करके मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो आएंगे। और इलेक्शन शेड्यूल का अगर ऐलान हो जाता है जो पंजाब और KP के असम्बली है, तो आप को मेरी जो मालूमात है कि इलेक्शन शेड्यूल के साथ ही मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, और उस वक्त तक ये माहौल बन चुका होगा। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को पार्टी के तौर पे अगर आप देखें कि जारहाना रवैये की बात है, तो इमरान खान साहब को अगर जो पजीराई मिली है या जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनकी पार्टी के, उनके जारहाना रवैये की वजह से है। और जिस टोन में मरियम नवाज बात करती है, जिस तरह वो जारहाना बात करती है, लोग सुनना चाहते हैं। एक हमारी पंजाबियों की भी, पख्तूनों की भी, सिंधियों की भी और बलोचियों को भी हम बहैसियत कौम एक जारियत या जारहाना रवैये की एक हमें आदत होती है सुनने की कि हम किस मूड में सुनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सुल्तान राही अगर 20 साल 25 साल बयानिए को अगर लेकर चलना है तो थोड़ा सा एक जारहाना अंदाज होता है जिसकी वो की जाती है, जिसको देखा जाता है। और ज़ाहिर है अपोजिशन में जो होता है फिर जो लोग होते हैं वो उनकी बात भी ज़्यादा सुनते हैं। हुकूमत के लिए ज़ाहिर है मुश्किलात तो होती हैं, और अब सना भी कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि वो क्या ऑफ़र करेंगे, तो ज़ाहिर है वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं कि एक मुश्किल सूरत हाल तो है जिसके फैसले अब लेने हैं। वही कमिटमेंट जो आज हम
हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि आज मैं एक पुरानी खबर देख रहा था शौकत तरीन साहब की। उस वक्त जब वो हुकूमत में थे तो वो कह रहे थे कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत 240 रुपए होनी चाहिए, लेकिन जब इमरान खान साहब को पता चला कि उनकी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने उसको एक सियासी फायदे के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश ये की। तो अब पाकिस्तान के आम वोटर को और आम शहरी को ये बखूबी पता है कि हुकूमतों की तब्दील होने से भी जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसके अंदर जो पाकिस्तान ने प्लेजेस की हैं और जो डॉलर की कीमत है और जो एनर्जी सेक्टर में पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है और जो आलमी मईशत में तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो फूड इन्फ्लेशन है, उसका इम्पेक्ट पूरी दुनिया पे होगा। तो ये इस हद तक तो बात ये ठीक है। और ये इसमें अगर आप ये देखें कि गुज़श्ता एक दिहाई से 10 साल से जो हुकूमत इक़्तिदार में होती है वो रुखसत होने के बाद वो अपने जो बयानात हैं वो आने वाली हुकूमत को दे देती है और जो पार्टी इन अपोजिशन होती है वो अपोजिशन से उनके बयानात ले लेती है। लेकिन एक कॉन्क्रीट आपको प्लान चाहिए कि कैसे हमारी मईशत बहाल होगी, और वो कॉन्क्रीट बयान के लिए एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, माशी इस्तेहकाम। दूसरा उसका पहलू ये है कि तसलसल हो पॉलिसियों का और रियासत और मईशत की सिमत दुरुस्त हो। आप पड़ोस में देखें कि जो चाइना है उसके अंदर ये तय किया गया इकोनॉमिक विज़न, और फिर जितने भी पिछले 20 साल में चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे उनको उस इकोनॉमिक विज़न की एक पॉलिसी दी गई कि सिर्फ आप इस पॉलिसी पे कारबंद रहेंगे। और इंडिया के अंदर जो मनमोहन सिंह थे 1991 के अंदर उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मॉडल वहाँ इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद जो कांग्रेस की हुकूमतें नहीं भी थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह के माशी फ़लसफ़े को ओन किया। हमें भी ये ज़रूरत है कि हमारी डिवाइड और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स में हो सकती है, लेकिन एक माशी एजेंडा हो, हुकूमतें तब्दील भी हों, तो उस माशी विजन में, उस माशी एजेंडा में फ़र्क ना पड़े। अगर उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, अगर मार्केटें रात 8 बजे बंद करनी है, 10 बजे, हुकूमत कोई भी हो वो इस पे कारबंद रहे कि हम ये, अगर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मार्केटें बंद करने का चर्चिल ने टाइम एक दिया, राशन बंदी वहाँ हुई और एक दहाई तक जारी रही, और इसके ऊपर चर्चिल की अपोजिशन ने भी अपोजिशन नहीं की, उनकी हुकूमत ख़त्म भी होगी तो ये पॉलिसी रही। तो क्यों नहीं हम एक ऐसा माशी एजेंडा बनाते, एक ऐसा करते जिसके ऊपर ये मईशत के लिए, रियासत के लिए अहम है और मैंने इसमें से पॉलिटिकल माइलेज नहीं देनी। ये एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। यही सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ। जी पॉइंट, जी इसी में पॉइंट में ऐड करना चाहती थी कि देखिए, अब ऑब्वियसली मरियम साहब को मशवरे देने वाले तो बहुत से लोग होंगे जो उनको गाइड कर रहे होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को भी मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि अगर तो वो आवाम के पास लेके जाना चाहती हैं अपने आप को और अपनी पार्टी को, तो उनको कुछ चीज़ों को क्लैरिटी के साथ ले जाना चाहिए। उनको ये चीज़ इंडोर्स कर देनी चाहिए कि अगर आप अपने पेट पे 2 पत्थर बांध रहे हैं तो हुकूमत 4 पत्थर बांधेगी, लेकिन ये चीज़ कुछ अरसे के लिए है। देखिए, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब मीटिंग हो रही थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब 7 रुपये इंक्रीज़ किया था तो मियाँ साहब उस मीटिंग से उठकर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि ये आपका फैसला, मैं इसको ऑन नहीं करता। 35 रुपये अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो कम से कम गवर्नमेंट को ये कह देना चाहिए कि जो कुछ हम कर रहे हैं ये वक्ती है। IMF के हवाले से ये हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, मजबूरियां हैं, हम इसको फेस करें, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करेंगे अगर ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि अगर मरियम साहिबा को आप अवाम में उतार रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए है, और अगर वो अवाम के सामने सच बोलेंगी तो अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। अवाम की अंडरस्टैंडिंग, चलिए ये तो आपने बहसियत पार्टी के आप उनके सजेस्ट कर रहे हैं ना, ये जो फैसला हुआ है अब ये तो हुकूमत ने फैसला किया और आप दुरुस्त कह रही हैं कि हुकूमत को बताना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए और बताना चाहिए उनको कि जो असल सूरत हाल है वो क्या है। जैसे कि वो बता रहे थे कि IMF के साथ मुआहदे किए थे साबिक़ हुकूमत ने। ये वो चीजें हैं जो कि नवंबर से पेंडिंग है, यानी ये ना भी करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यही तमाम फैसले कर रही होती। आप दुरुस्त कहा, बिल्कुल। अजहर जावेद साहब, आपका एक फाइनल कमेंट हमें चाहिए। ये सारी चीज़ें आप, जाहिर है चैलेंजेस तो सामने हैं, बहसियत पार्टी भी, बहसियत हुकूमत भी। क्या करना होगा बहसियत पार्टी मुस्लिम लीग नून को और बहसियत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत? देखें जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी है। जब तक ये मईशत को ठीक नहीं करेंगे मामलात उतने बेहतर नहीं होंगे। अब जो फोकस है, फोकस इनको उसी पे रखना पड़ेगा, आवाम को सहूलत देनी होगी, लेकिन उसके लिए भी जो IMF के मुआहदे हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। उन तमाम मामलात में आपको जो है वो सरेंडर करना पड़ता है।
अब बात यह है कि पार्टी मुस्लिम लीग नून पार्टी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आइसोलेट है पॉलिटिकल फ्रंट पे। कोई भी लीडर जो है वो उस तरह बात नहीं कर पा रहा, जैसे अभी सना मिर्जा उन्होंने भी कहा, आके बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि भाई ये मामलात हैं, इस तरह रखे। आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा कि आप बिल्ली की तरह, वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें। अवाम में आए, तमाम लीडर्स अवाम में आए और जो मामलात हैं उनको लोगों को बताएं, अपने आप को पूरी तरह उनके सामने पेश करें, तो फिर मामलात जो है मजीद बेहतर होंगे। बाकी जो इकॉनमी है उस पूरी दुनिया में मुतासर हुई है। अब मैं बरतानिया में, मैं आपको बताऊं कि मेरा जो घर का बजट है वो पिछले 1 साल में 30 से 40% तक बढ़ा है और वहाँ पे जो हर चीज़, बिजली, गैस तकरीबन 3 गुना बढ़ गई हैं। मॉर्गेजेस लोगों की जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई हैं। तो ये मुआशी बहरान जो है इसको मिल के हल करना होगा, लेकिन उसके लिए अपोजिशन का साथ मिलना जरूरी है। यहाँ तो मामला ये है कि अपोजिशन दुआ कर रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं वो इस तरह हो जाए कि लोग जो है मामला दुआ नहीं हो तो बद्दुआ होगी ना, नहीं चलता। सबको मिलके चलेंगे तो इकॉनमी बेहतर होगी, नहीं तो ये गैर यकीनी रही। ये दुरुस्त कह रहे हैं आपके, गैर यकीनी की एक सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब आपका, आपने हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। सना मिर्ज़ा आपका बहुत शुक्रिया, तैयब मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। बहुत सोच समझ की ज़रूरत है और यकीनी तौर पर जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी ये मुत्तफ़िक़ा राय है कि अगर हुकूमत को ये फ़ैसले करने हैं, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो फिर अवाम में भी जाके अवाम को भी एतमाद में लेना होगा और जो असल जो पोजीशन है, जो असल सूरत हाल है वो भी बताना होगी कि ज़ाहिर है कि कुछ वक्त के लिए ये मुश्किलात हमें आएंगी, उसके बाद मईशत बहाल होगी, मईशत की बेहतरी होगी। इतना तो अब ज़ाहिर है कि हुकूमती बयानिया सामने आ रहा है कि वो बताते रहे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये कुछ मुआहदे किए थे IMF के साथ, जो होना था, अगर उनकी हुकूमत भी रहती तो उन्होंने भी ये फ़ैसले करने थे। लेकिन अब आपको आगे आना होगा और बताना होगा आवाम को। ज़ाहिर है कि अवाम फिर हुकूमत की तरफ ही देखती है अपने मसाइल के हल के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।